तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग नेदर सी क्लोन के साथ सीधा ही क्राफ्ट गॉड स्टार के अंदर एंटर कर जाता है। लुओ फैंग यहाँ पे अपने चौथे ब्लैक मेटल को हासिल करने के लिए आया था, जिसका इस्तेमाल करके वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जीन्स को इवॉल्व कर सकता था और पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर के प्रीमोडियल स्टार के अंदर दोबारा जाकर के वो ट्रेजर हंट कर सकता था। मगर तभी लुओ फैंग को पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड इस समय माउंटेन के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए लुओ फैंग डिसाइड करता है कि वो सीधा ही अब इस माउंटेन के अंदर घुस करके अपने फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को हासिल करेगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्राफ्टमैन गॉड माउंटेन के फुट हिल का सीन दिखाया जाता है। एक ज्वालामुखी जो कि बहुत ही तेजी से जल रहा था और तभी वहां पे लुओ फैंग अपने डीमन क्लोन बॉडी के साथ बहुत ही तेजी से उसी फुट हिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि यहाँ की स्पेस सील्ड है। अगर ये एरिया स्पेस लॉक्ड है तो इसका मतलब है कि ये क्राफ्ट गॉड माउंटेन का रिस्ट्रिक्टेड जोन है। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीधा ही उस फुट हिल के अंदर एंटर कर जाता है और चुपचाप अंदर जाकर के शांति से एक जगह खड़ा हो जाता है। और तभी उस फुट हिल के अंदर लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड के जूनियर डिसाइबल्स वहां घूम रहे थे। तभी वो जूनियर डिसाइबल्स आपस में कहते हैं कि हमारे सामने की जो डायरेक्शन है वो माउंटेन का कोर है। अंदर की हीट इतनी इंटेंस है कि हम जैसे जूनियर डिसाइबल एक पल के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में हम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जो सीनियर डिसाइबल्स हैं वो यूनिवर्स वेनरेबल लेवल के हैं। वो माउंटेन के कोर के अंदर बड़े ही आसानी से वेपन को फोर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सारी ही बात लुओ फैंग बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और इस माउंटेन के बारे में लुओ फैंग को काफी कुछ पता चल चुका था। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर वहां से उड़ते हुए काफी दूर चले जाते हैं। जब लुओ फैंग आसपास देखता है कि चारों ही तरफ अब सेफ जोन है, वो तुरंत आगे बढ़ते हुए अपने सामने मौजूद उस कोर के करीब जाता है और रॉक में कन्वर्ट होकर के उस कोर के अंदर ही एंटर कर जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बाकी डिसेबल ऑलरेडी माउंटेन कोर के अंदर गहराई में है और मुझे भी फील हो रहा है फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट वहीं कहीं अंदर है। वो ब्लैक मेटल प्लेट सीधा नीचे ही है। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग संभल करके जरा नीचे देखो। तभी लुओ फैंग कुछ कल्टीवेटर्स को देखता है और वो कोने में छुप जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्राफ्टमैन गॉड के जो डिसाइबल हैं वो अपने फॉर्जिंग पर इतने गहराई से फोकस्ड हैं कि आसपास कोई खास पावरफुल प्रेजेंस मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। ये कहने के साथ लुओ फैंग उस कोर के और भी गहराई के अंदर जाता है। तभी लुओ फैंग के सामने 3 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड मौजूद होते हैं। अब इन तीनों को देख करके लुओ फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उन तीनों ही यूनिवर्स ओवरलॉर्ड ने लुओ फैंग की प्रेजेंस को सेंस तो नहीं कर लिया। तभी लुओ फैंग कोने में छुप करके कहता है, जो कि स्टोन फॉर्म में था, ये जो 3 सीनियर डिसाइबल इन सब के पास यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की पावर है। अगर मैंने जरा सा भी रश मूव किया तो ये तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा, वो वक्त जब उनकी नजरें पूरी तरह से उस वेपन पर लॉक हो जाएं, जब वो तीनों एक साथ अपने हैमर्स को गिराएं, जब उनकी सांसें एक साथ एक ही बिट पे फोकस हो, फॉर्जिंग में कंज्यूम हो जाए, तभी मौका मिलेगा मुझे। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही यूनिवर्स ओवरलॉर्ड एक साथ दनादन अपने सामने मौजूद उस स्टोन को पीटना शुरू कर देते हैं और फॉर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। लुओ फैंग के पास अब यही सही मौका था। तभी लुओ फैंग भी एकदम सही ढंग से सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है कोने में छुप के। मगर तभी एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को थोड़ी सी हलचल महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि शायद आसपास कोई ना कोई तो है, मगर उसके साथ ही उसे सही ढंग से काम करने के लिए बोलते हैं। और तभी वो तीनों ही यूनिवर्स ओवरलॉर्ड अपने हैमर को एक साथ जमीन पे गिराते हैं और उसे एक्टिवेट करके तुरंत अपने सामने मौजूद स्टोन को फॉर्ज करने लगते हैं। तभी लुओ फैंग भी, जो कि स्टोन फॉर्म में था, वो तुरंत बहुत ही तेजी से उन लोगों के करीब बढ़ने लगता है। जैसे ही वहां पे वो तीनों ही यूनिवर्स ओवरलॉर्ड एक ही रिदम में काम करते हैं, लुओ फैंग स्टोन बन करके सीधा ही एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के नजरों के सामने से आगे निकलता है। मगर यहाँ पे वो यूनिवर्स लॉर्ड अपने काम में मगन था, इसलिए वो लुओ फैंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तभी लुओ फैंग सीधे ही ज्वालामुखी के अंदर यानी कि उस कोर के अंदर जाके गिरता है।
ये देख करके यहाँ पे उस यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को लगता है कि ये सिर्फ एक स्टोन है और उनके हैमर के चलाने की वजह से वो सीधा ही ऊपर से नीचे गिर गया है, इसलिए वो दोबारा अपने काम में मगन हो जाता है। और तभी वहां पे लुओ फैंग एक गहरी सांस लेता है और हम देखते हैं कि लुओ फैंग अब स्कोर की और गहराई में पहुंच चुका था, जो कि फुट ऑफ द माउंटेन क्राफ्टमैन गॉड माउंटेन के अंदर मौजूद था। तभी लुओ फैंग के सामने एक डिवाइन फर्नेस होता है जिसके अंदर से धधकती आग बाहर निकल रही थी। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बेशुमार फ्लेम स्ट्रीम लगातार इस ब्लैक ग्राउंड के अंदर पोर हो रही है। सिर्फ बाहर की फ्लेम ही एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता है, तो फिर अंदर इस इंटीरियर में तो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग फ्लेम्स होंगी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट इसी ग्राउंड के अंदर है, अब पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ता है मगर उसकी डीमन क्लोन बॉडी वहां पे जलने लगती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरी डीमन क्लोन बॉडी तो रिएक्ट करने का मौका भी उसे नहीं मिला, एक पल में वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। तभी लुओ फैंग कहता है कि डीमन क्लोन के पास जो वर्ल्ड रिंग थी उसका स्पेस भी यहाँ पे पूरी ही तरीके से इस फ्लेम से डिस्ट्रॉय हो गया। इस फ्लेम के अंदर की पावर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं नेदर सी क्लोन को भी भेजना चाहूँ तो वो भी बेकार होगा जब तक मेरे पास कोई ट्रू ट्रेजर ना हो जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। भी वहां पे लुओ फैंग नेदर सी क्लोन को भी उसी जगह पे भेजता है मगर यहाँ पे रिजल्ट सेम आता है। नेदर सी क्लोन भी वहाँ पे जल करके राख हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मगर लुओ फैंग एक बार और ट्राई करता है मगर रिजल्ट सेम आता है। लुओ फैंग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि मैं इस फ्लेम को क्रॉस कर लूँ। तभी लुओ फैंग वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन करते हुए कहता है कि ये कारनामा सिर्फ एक ट्रू ट्रेजर कर सकता है जो कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है जो कि असल में ट्राइवोल्यूशन आर्मर है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन करता है और उसे ट्राइवोल्यूशन आर्मर पहना देता है और तुरंत वहां पे लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ नेदर सी क्लोन की पावर यानी कि उसकी डिवाइन पावर को भी कंबाइन करने के साथ में डीमन क्लोन की भी पावर को कंबाइन कर देता है। यहाँ पे अब लुओ फैंग ने अपने तीनों ही क्लोन की पावर को आपस में फ्यूज कर दिया था और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को आगे भेज देता है उस चौथी मेटल प्लेट को हासिल करने के लिए। वही वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मेरी तीनों ही डिवाइन बॉडी के कंबाइंड डिफेंस की पावर बहुत ही ज्यादा मैसिव है और ऊपर से ट्राइवोल्यूशन आर्मर की प्रोटेक्शन, अगर ये सब मिल जाए तो मैं मना नहीं कर सकता, मैं उस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को हासिल करके ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी असल में अभी भी अपने स्पेसशिप के अंदर मौजूद होती है और लुओ फैंग अपने तीनों ही क्लोन को कमांड देते हुए उस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को हासिल करने के लिए भेज देता है, जहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन फ्लेम को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पे नेदर सी क्लोन अपनी डिवाइन पावर को लगातार गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ पे जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट का कोई भी पार्ट इंजर्ड होता उसे डीमन क्लोन अपनी पावर से उसे हील करके रीजनरेट कर देता। एक कंबाइंड और बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस स्कोर के एकदम डीप में जाने लगता है, जहाँ पे उसकी पूरी ही बॉडी यहाँ पे जलने लगती है मगर फिर भी वो हार नहीं मानता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लुओ फैंग बबाता और सभी की धड़कनें रुक जाती हैं कि आखिर अब नतीजा क्या निकलेगा। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस लेयर को क्रॉस करके सीधा ही फ्लेम स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पे लुओ फैंग की आंखों के सामने अब फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट मौजूद होती है। अब यहाँ पे फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को देख करके लुओ फैंग एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी आग की वजह से एकदम जल रही होती है, वो पूरी ही तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीधे ही अपने क्लॉ के अंदर उस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को पकड़ लेता है मगर उसके ऊपर एक और सील लगी थी जिसकी वजह से ब्लैक फ्लेम बहुत ही तेजी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जलाने की कोशिश करती है मगर किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास सुप्रीम ट्राइवोल्यूशन आर्मर मौजूद था। मगर इसके बावजूद यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हालत खराब होने लगती है, वो तड़पने लगता है। साथ में डीमन क्लोन और नेदर सी क्लोन की भी हालत साथ में खराब हो रही थी, वो सब के सब एकदम सप्रेस होते जा रहे थे। मगर लुओ फैंग की जो ह्यूमन बॉडी होती है वो यहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी पावर को अनलेश करती है और कमांड देती है कि इस सील को डिस्ट्रॉय करो।
तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बड़े ही तेजी से अपनी पावर को अनलिश करके फाइनली उस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट के ऊपर लगी हुई उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक धमाके के साथ अब फाइनली फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट लुओ फैंग की हो चुकी थी, मगर तभी आसमान से लुओ फैंग की स्पेसशिप के सामने से एक जायंट हैंड गुजरता है, जो कि असल में लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड का हाथ था। वो गुस्से में कहता है कि कौन है। आखिर उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो मेरे माउंटेन के अंदर आकर के मेरी लगाई हुई सील को तोड़ दिया है। ये कहने के साथ उस जायंट हैंड ने सीधा ही जमीन पे काफी बड़ा हिट किया था, और वो जायंट हैंड सीधा ही जमीन को फाड़ते हुए बहुत ही तेजी से लुओ फैंग यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। उस जगह पे जितने भी वॉरियर्स मौजूद होते हैं वो सब के सब कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आखिर ये हाथ किसका है। वहीं पे बबाता चिल्लाते हुए लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, तुम्हारी डिवाइन पावर बहुत ही तेजी से कम होते जा रही है, खुद को संभालो। मगर यहाँ पे तो लुओ फैंग कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि नहीं, डील ब्रेक करते ही मैंने लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड को अलर्ट कर दिया है। कितना फ्यूरियस स्ट्राइक था। ट्राइवल्यूशन आर्मर ने भी इसकी पावर को 10,000 टाइम कम किया, फिर भी मेरी डिवाइन बॉडी को टेरिफाइंग रेट से ड्रेन कर रहा है, और अब मुझे सिर्फ नेदर सी क्लोन पर ही भरोसा करना होगा, वही मेरी डिवाइन पावर को कंटिन्यू रख सकता है। अगर तभी हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड, उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने हाथ में पकड़ लिया था, और वो उसे आसमान में खींचते हुए कहता है कि मेरी फुल फोर्स स्ट्राइक को झेल कर जिंदा रहना। तुम में वाकई में कुछ असली एबिलिटी है, तुम्हें सीधा मार देना ये शायद बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को यानी कि लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड अपने हाथ को स्विंग करते हैं और अपनी पकड़ को हल्की करते हैं, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हवा में ही एक ब्लैक पोर्टल की तरफ उठा करके फेंकने वाले होते हैं। लुओ फैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे लुओ फैंग के समझने से पहले लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ब्लैक होल की तरफ फेंक दिया था। तभी लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं क्या तुम इस एक मौके को पकड़कर जिंदा बच सकते हो बच्चे। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही तेजी से अंधकार की ओर जा रहा था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं जहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्टार अलायंस के लोगों से मिलने वाला है, अपने लोगों से मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे 2K लाइक करके हमें सपोर्ट करें और 500 कमेंट को कंप्लीट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।